Hello friends, this is SV. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new and important session. Friends, आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में हम जो कर रहे थे यानी कि टॉप 30 PYQs। फ्रेंड, टॉप 30 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उसका आज हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 6। इससे पहले हम 5 पार्ट कर चुके हैं, अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जाकर देख सकते हैं, जो CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इस सीरीज़ का 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। आइए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 या इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां डैश, चिल्ड्रंस एरर डैश प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। यदि बच्चे क्लासरूम में गलतियां करते हैं, सीखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित बच्चे गलती करते हैं बार बार, तो ये इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि बच्चे लापरवाह हैं, या फिर बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। एक बार यदि बच्चा गलती करता है लेकिन उसे बार बार अभ्यास के थ्रू वो सुधार दें, या अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन हैं। तो फ्रेंड्स, यदि बच्चे सीखने से संबंधित अपने लर्निंग प्रोसेस में एरर्स कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं। कुल मिला के एरर्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग। वो बच्चों के थिंकिंग में एक इंसाइट, अंतर्दृष्टि देती हैं। यदि बच्चे गलती करें तो उन्हें किसी तरह की लापरवाह नहीं कह सकते हैं, उन्हें डांट फटकार नहीं सकते, ठीक है, उन्हें महत्वहीन नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक बच्चे गलती नहीं करेंगे, संरचनावादी अप्रोच की यदि हम बात करते हैं, यदि बच्चे गलती नहीं करेंगे, एरर्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो कुल मिला के आगे अपने अनुभव के आधार पर उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे, बच्चे सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन, असेसमेंट। यहाँ पे आकलन की बात हो रही है फ्रेंड्स, मूल्यांकन की बात हो रही है। मूल्यांकन डैश, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। जब भी हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो उसको एक अलग से गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शुड बी अंडरटेकन एज ए सेपरेट एक्टिविटी, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, यानी कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका एक भाग होना चाहिए हमारा जो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, या फिर केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। सिर्फ हम नंबर, बच्चों के लिए ग्रेड दे सकें, नंबर दे सकें, इसलिए हमें बच्चों का आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिखित कार्यों पर आधारहीन होना चाहिए, या फिर जो वस्तुनिष्ठ प्रकार हैं लिखित कार्यों उस पर आधारित होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 की यदि हम बात करें तो सेकंड जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट बैठता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। जो मूल्यांकन है, यदि हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तो उसे अलग तरह से सेपरेट ना करके वो एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन अ कॉन्स्ट्रक्ट बेस्ड फ्रेम लर्निंग इज, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनावादी दृष्टिकोण की यदि हम बात करते हैं, रचनावादी दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो उसके अनुसार जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो एक क्या है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, या फिर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या फिर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, जब भी हम संरचनात्मक फ्रेम की बात करते हैं, रचनावादी अप्रोच की बात करते हैं, इस तरह के दृष्टिकोण की बात करते हैं, ठीक है, तो इस विचारधारा को मानने वाले अधिगम के संदर्भ में कहते हैं कि ये एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। 18 का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि फर्स्ट जो हमारा अधिगम है, जो लर्निंग है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। एक्टिव एंड सोशल इन इट्स करेक्टर, अपने जो करेक्टर हैं प्रकृति में एकदम सक्रिय और सामाजिक क्रिया है। क्लियर? तो अधिगम प्रोसेस जब तक नहीं चलेगा,
जब तक बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है, एक्टिवली इंगेज नहीं रहेंगे और वो समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन, व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट। नीचे निम्नलिखित जो एक हाईलाइट है कौन से एक सिद्धांत को प्रदर्शित करेगी, कौन सा एक, ये जो स्टेटमेंट है इसको पढ़ने के बाद कौन सा एक सिद्धांत हाईलाइटेड रहेगा। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, ठीक है। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संरचना है। दोबारा से देखते हैं, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, क्लियर, जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स अच्छा प्रदर्शन नहीं करते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं। वो खुद से इस तरह से महसूस कर लेते हैं वे खुद अच्छे नहीं हैं और अपने आप को यानी कि डिमोटिवेटेड महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है, ठीक है। तो वो अपने कार्य को बिना प्रयास कोई भी एफर्ट डाले कार्य को छोड़ देते हैं। तो ये कौन से एक सिद्धांत पर आधारित है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं हैं, ये इस बात पर आधारित है, या फिर संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं हैं, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं हैं, या फिर आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि बच्चे किसी कार्य को बिना एफर्ट के खुद इस तरह से महसूस करते हैं कि वो उनके बस की बात नहीं है, नहीं कर पाते और छोड़ने की संभावना होती है, तो वहाँ पे ये बात बिल्कुल निश्चित होती है कि वो मानते हैं संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट 20 क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। कोई भी एक टीचर है बच्चों के अपने स्टूडेंट्स के लिए वो प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करता बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसके लिए वो उनको किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है, ठीक है। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, यानी कि पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, या फिर पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या फिर पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर, या फिर बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 थी, यानी कि 20वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है, कहे, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित करें और यानी कि सहज अनुमान लगाने के लिए कहें। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि और ऑप्शंस की बात करें, यानी कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का समाधान लिखकर बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करें, इससे या पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के प्रश्नों को प्रस्तुत करें, या फिर कंठस्थीकरण यानी कि मेमोराइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, यूज ऑफ मेथड वेयर लर्नर्स ऑन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल एवं प्रयास शामिल हैं, निम्न में से या फिर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, ऐसी विधियाँ जिनमें विद्यार्थी स्व पहल एवं प्रयास, मतलब विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स की खुद की अपनी पहल रहते हैं, खुद के एफर्ट्स रहते हैं, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि खुद का उनका प्रयास शामिल रहता है। तो वो किस चीज़ का एक उदाहरण है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। तो कौन सी एक बुद्धि रहेगी? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, निगमनात्मक बुद्धि, या फिर अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, या फिर परंपरागत विधि। तो 21वें क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बच्चे खुद से प्रयास करते हैं, खुद से अपने एफर्ट डालते हैं, ठीक है, खुद करके सीखते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, खुद सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड की बात हम कर रहे हैं, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं, या फिर छात्र केंद्रित प्रविधि की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ठीक, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, ठीक है, यानी कि सिकुड़ती हुई योग्यता, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन, यानी कि बुद्धि अभिसारी सोच है, बिल्कुल नहीं। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, या फिर बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, हो सकता है। बुद्धि बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है, एंड साथ में साथ जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं हैं। तो बुद्धि में ऐसी कुछ विशेषताएं या योग्यताएं हैं जिनका हम परिमेय मतलब जिनका मेजरमेंट, जिनका मापन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंट टेस्ट। किसी भी बुद्धि परीक्षण द्वारा बुद्धि का मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, और बुद्धि जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि कौन सा एक माध्यम है जो द्वितीयक यानी कि गौण रूप में आता है। इससे पहले जो प्राथमिक, द्वितीयक नहीं, यहाँ पे प्राइमरी की बात हो रही है, कौन सा एक प्राथमिक माध्यम है यानी कि समाजीकरण का। इससे पहले हम बात कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन आया था, ये जो सीरीज कर रहे हैं हम यानी कि PY की, उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें सेकेंडरी मीडियम पूछे थे, ठीक है, सोशलाइजिंग एजेंसी के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चा जब भी जन्म लेता है तो वो कहाँ पर आता है, माँ के पास। माँ कहाँ पर रहती है, यानी कि फैमिली में, उसके परिवार में। तो फर्स्ट यानी कि ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, ठीक है। तो 23rd का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 24वां क्वेश्चन, प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जिन प्याजे यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की इन्होंने बात की है, 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लास्ट सीरीज के क्वेश्चन में हम कराए थे इस टाइप का क्वेश्चन। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न रहती है। तो यहाँ पे 24वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हाँ, ये था 24वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बच्चों की जो सोच है गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न हो सकती है। पहली बात तो ये, ठीक है, क्योंकि बच्चे की सोच हो या फिर किसी एडल्ट की सोच हो, जो थिंकिंग हो प्याजे के अनुसार, वो किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, कम और ज़्यादा नहीं बता सकते। हो सकता है कि बच्चे की जो सोच है गुणात्मक रूप में, क्वालिटेटिव रूप में ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा से मतलब यहाँ पर भिन्न हो सकती है, ठीक है, वयस्कों से, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उससे ज़्यादा होती हैं। मात्रात्मक रूप में, मेजरमेंट रूप में यदि हम बात करें तो उनसे ज़्यादा होती है या कम होती है, इस तरह से नहीं कह सकते। गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो क्लियरली क्वेश्चन नंबर 24 का 4 बिल्कुल करेक्ट रहता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 25वां 25वां क्वेश्चन, जेंडर इज़ एन। जेंडर की जब भी हम बात करते हैं तो वो एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, या फिर एक आर्थिक अवधारणा है। सबसे पहले 25 का ऑप्शन नंबर जो रहेगा वो 3rd बिल्कुल करेक्ट रहेगा, एक सामाजिक संरचना है, यानी कि इस सोशल कंस्ट्रक्ट
सोशल कंस्ट्रक्ट। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं जेंडर की हमने बात की यहाँ पे लिंग। सबसे पहले यदि हम बात करें तो कोई भी एक बच्चा है, वो समाज में आने से पहले तक बच्चा रहता है, ठीक है। समाज में आने के बाद अब निर्धारित होता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल की जो अवधारणा है सोसाइटी प्रस्तुत करती है, एक समाज प्रस्तुत करता है कि कौन सा मेल है, ठीक है। उसके जेंडर जो बनाया है वो सोसाइटी और समाज ने बनाया है। इससे पहले कोई जेंडर नहीं होता। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो सीधा सीधा बच्चा होता है, ठीक है। सोसाइटी, समाज, फैमिली में आने के बाद उसका जेंडर निर्धारित होता है। तो यहाँ पे बात करेक्ट रहेगी, यानी कि एक सामाजिक संरचना है। सॉरी। यदि हम सेक्स की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो सिर्फ हाँ एक और चीज़, सिर्फ यदि मेल और फीमेल की बात करें, ठीक है, तो उनकी जो फिजिकल एक स्ट्रक्चर है, बनावट है, उसमें कुछ विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो जेंडर की हम बात करते हैं वो एक सामाजिक संरचना है। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 26वां क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? विकास के सही आयामों की कौन सी पहचान करता है? क्लियरली क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विकास के कौन कौन से डोमेन हैं, विकास किन किन क्षेत्रों में होता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, विकास के जितने भी डोमेन की यदि हम बात करें तो 3 डोमेन हैं, यानी कि 3 क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है। 3 की यदि हम बात करें तो पहला हो गया सामाजिक विकास किसी बच्चे का, है ना। सामाजिक मतलब शारीरिक विकास। सबसे पहले यदि हम बात करें तो किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट माँ के गर्भ में हो रहा होता है। माँ के गर्भ से मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, किसी सोसाइटी, समाज में आता है, तो उसका सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के साथ सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। सामाजिक और संवेगात्मक विकास को हम एक साथ लेते हैं। उसके बाद हो गया शारीरिक विकास, एंड उसके बाद हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास, किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के 3 हो गई। समाज के साथ संवेगात्मक विकास हो गया, ठीक है। इसके साथ यदि हम बात करें तो संज्ञानात्मक विकास के साथ जुड़ा है बच्चे का भाषा विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चे के संज्ञान से संबंधित है, बच्चे के मानसिक विकास से संबंधित है। इसके बाद यदि हम बात करें बच्चा समाज में आने के बाद यानी कि नैतिकता सीखता है, तो नैतिक विकास। कुल मिला के ये 5 से 6 डेवलपमेंट हैं, डोमेन हैं जहाँ पे विकास होता है। क्लियर? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये विकास के सीधे सीधे सही आयाम हैं। इनमें ही किसी बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो निर्धारित होता है। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड को देख लेते हैं। संवेगात्मक अलग से कोई एक आयाम नहीं है। बौद्धिक विकास की यदि हम बात करें तो वह संज्ञानात्मक विकास हो गया। आध्यात्मिक विकास कुछ नहीं होता किसी बच्चे का, ठीक है। तो आध्यात्मिक विकास का संबंध सीधा सीधा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, यानी कि बौद्धिक विकास से संबंधित। शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी कि ये इन तीनों के ही अलग अलग सब पार्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बच्चे और उनका जो अधिगम यानी कि लर्निंग है, उसके संदर्भ में कौन सी बात एक बिल्कुल सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल मे भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। सारे ऑप्शन हम देखने के बाद ही किसी ऑप्शन की तरफ जाएंगे कि कौन सा बिल्कुल सटीक बैठता है। बच्चों को सीखने, क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की एक विशेषता है। ऑप्शन जब हम रीड करते हैं सारे के सारे, कई ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं कि हमें लगते हैं कि सभी सही हैं, लेकिन जो सही उनमें से बिल्कुल करेक्ट रहेगा उस पर हम टिक करते हैं। चलते हैं सेकंड, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होती है, यानी कि जो उसकी हेरिडिटी है उसके द्वारा अभिप्रेरणा निर्धारित होगी, उसका अधिगम निर्धारित होगा, या फिर बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करते हैं। बच्चे की मोटिवेशन, अभिप्रेरणा और उसकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, वो निर्धारित करेगी, या फिर
लास्ट ऑप्शन बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। जब तक बच्चे को हम पुरस्कृत दंडित नहीं करेंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे, तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन हट जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने नेचुरल स्वाभाविक रूप से ही सीखेगा। हम कितने भी कोशिश कर लें, जब तक बच्चे का रेडी नहीं है, तत्पर नहीं है बच्चा, तब तक वो नहीं सीखेगा। क्लियर। तो बच्चों को सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, खुद से प्रेरित होंगे और सीखने में वो सक्षम होते हैं। प्रत्येक बच्चा सीखने के लिए खुद से सक्षम रहेगा और खुद से प्रेरित होगा। जब तक वो नहीं तत्पर होगा तब तक नहीं सीखेगा। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि घोड़े को हम तालाब तक ले तो जा सकते हैं किसी भी तरह से जोर ज़बरदस्ती, और इवन उसकी जो गर्दन है पानी में भी डाल सकते हैं कि पानी पी, लेकिन जब तक वो प्यासा नहीं होगा तब तक वो पानी नहीं पिएगा। तो वो स्वाभाविक होती हैं कुछ चीज़ें जो घटित होती हैं, तो बच्चा खुद से स्वाभाविक रूप से अभिप्रेरित होते हैं। ठीक है, अब उनके अभिप्रेरित करने के यानी कि मोटिवेटेड करने के एक आंतरिक मोटिवेशन हो सकता है, यानी कि बाह्य मोटिवेशन हो सकता है, चाहे वो इंटरनली मोटिवेटेड हों या फिर एक्सटर्नली, लेकिन होंगे स्वाभाविक रूप से और खुद सीखने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 28वां क्वेश्चन। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। प्रगतिशील शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो उसमें बच्चे को किस तरह देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, यानी कि मिनिचर एडल्ट्स, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, यानी कि वो एक पैसिव इमिटेटर्स होते हैं, या फिर सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, या फिर खाली स्लेट के रूप में। फ्रेंड्स, ब्लैंक स्लेट की जब भी हम बात करते हैं तो शिशु यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका जो माइंड है, उसकी जो मेमोरी है वो मतलब एक ब्लैंक स्लेट होती है, बिल्कुल खाली प्लेन होती है। ठीक है, लेकिन उस पर जैसा हम लिखेंगे ऐसा वो सीखेगा, जैसा उसमें ज्ञान का अर्जन होगा ऐसा वो सीखेगा। तो स्लेट, ब्लैंक स्लेट की ये बात रही तो बच्चे के मस्तिष्क से संबंधित बात रही, लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चे को किस तरह से देखा जाता है। तो यहाँ पे सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चे को देखा जाता है इन इनक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एक्टिव एक्सप्लोरर। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन की जब भी बात आती है तो बच्चे को सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा, बच्चा एक्सप्लोर करेगा। 28वें के बाद अब हम चलते हैं 29वां क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज। वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है, जो लर्निंग है, क्या है? क्लियर। एक सामाजिक गतिविधि है, ये सामाजिक प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, या फिर एक अनुबंधित गतिविधि है। फ्रेंड्स, सीटेट में ही पेडागोजी, जिसमें नेगेटिव वर्ड हो, जैसे निष्क्रिय हो गया, ठीक है, लीस्ट हो गया, नॉट हो गया, ठीक है, जहाँ पे बच्चे की कोई भी भागीदारी नहीं हो, तो उन चीज़ों को तो बिल्कुल आप हटा दीजिए। सकारात्मक चीज़ें ही बच्चों के प्रति यहाँ पे पूछी जाएंगी। और हाँ, बच्चे को हम किसी भी कंडीशन में फेल नहीं कर सकते पेडागोजी की जब भी हम बात करें। सिर्फ सिस्टम फेल रहेगा, टीचर की शिक्षण पद्धति फेल रहेंगी, ठीक है, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु फेल हो सकती है, लेकिन बच्चा कभी फेल नहीं होगा। तो आते हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है एक सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि इन्होंने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत दिया है बच्चे के डेवलपमेंट का, बच्चे के विकास का, तो ये मानते हैं कि बच्चा सामाजिक प्राणी तो है ही है, यानी कि सामाजिक गतिविधि है। जब तक वो समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा तब तक वो कुछ भी नहीं सीख पाएगा। उसका भाषा डेवलपमेंट हो, उसका चिंतन हो, ठीक है, या उसका किसी तरह का भी विकास का क्षेत्र हो। तो 29th का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 30वें क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो विच ऑफ द करेक्टराइजेज ए चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है किसी भी बच्चे की 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था, वो किस काल को व्यवस्थित करते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करेगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो बच्चे के 2 से 7 यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे को विशेषित करेगा? क्लियर।
प्याजे से संबंधित है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। उसमें पहली होगी सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। दूसरी की बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था। थर्ड की बात करें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था। और लास्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से ऊपर की अवस्था। तो उन स्टेजेस में किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास निर्धारित होता है या चलता है। तो कौन सी एक पूर्व क्रियात्मक बच्चे की, यानी कि प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा है उसकी कौन सी एक विशेषता है, यानी कि सर्कुलर रिएक्शंस, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, या फिर डेफर्ड इमिटेशन, या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। विचारों के जो अनुत्क्रमणीयता है, अनुत्क्रमणीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 30th क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो प्री ऑपरेशन स्टेज यानी कि 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे हैं उनमें विचारों के अनुत्क्रमणीयता होती है, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी से यहाँ पे सीधा सीधा मतलब कि यदि ये बार बार मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक जो चौड़ा पॉट है उसमें पानी है और एक लंबा गिलास है उसमें पानी है। पानी की जो मात्रा है बिल्कुल सेम एक समान है, लेकिन बच्चे को पहले दिखा दिया जाए, ठीक है, यानी कि इसमें कौन से में ज़्यादा पानी है, तो बच्चा से बड़े गिलास, जो गिलास लंबाई में लंबा है, ठीक है, तो वहाँ पे पानी उससे बड़ा लगेगा। क्लियर। अब उसी पानी की अदला बदली कर दी जाए, या फिर उस पानी को ही जो एक चौड़े बर्तन में है अलग से एक तीसरे बर्तन में पलट दिया जाए सेम, ठीक है। अब इसी पानी को, ठीक है, यानी कि जो मात्रा में समान है एक बड़े से बर्तन में पलट दिया जाए, इसके साथ साथ एक और बर्तन है इसी के समान गिलास को इसी में पलट दिया जाए, तो अब बच्चा यह निश्चित नहीं कर पाएगा कि कौन सा पानी अधिक है। कुल मिला के उसे सिर्फ बर्तन दिखेगा, जो उसके थॉट है, विचारों के जो रिवर्सिबिलिटी है वो नहीं हो पाएगी, यानी कि पलटावी गुण अभी उसमें विकसित नहीं है। वो ये निर्धारित नहीं कर पाएगा, सिर्फ उसका फोकस गिलास पे रहेगा कि गिलास बड़ा है तो उसमें पानी भी अधिक रहेगा, लेकिन नहीं, पानी की मात्रा एकदम समान यानी कि सेम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था हमने बताई, उसमें बच्चे में विचारों की अनुत्क्रमणीयता होती है, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक है। और इसके साथ साथ कई विशेषताएं होती हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए 30th क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे थे टॉप 30 PYQs, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसका हमने पार्ट नंबर यहाँ पे 6 डिस्कस किया। आई होप यहाँ से सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने में यहाँ से आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।